नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेलॉजी एजुकेशन में। हम डिस्कस कर रहे थे एडिटेरिया करंट अफेयर की हाफ ईयरली बुक को। इसका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2023 में, वेरियस एग्जाम्स का एक कलेक्शन है जिसे मैंने अपने नोट्स की फॉर्म में और पिक्चराइजेशन की फॉर्म में तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यूनियन बजट 23-24 में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स में, ताकि स्किल मिल सके यूथ को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30। तो बजट 2023 से रिलेटेड ये न्यूज है जिसमें बताया गया है कि 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा स्टेट्स में, जिससे 47 लाख लोगों को 3 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाएंगे और इन्हें एक तरह का अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत उन्हें रोल आउट किया जाएगा। तो इससे उन्हें स्किल मिलेगा। तो इस रिलेटेड ये न्यूज भी थी और इसका क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये बुक है स्पेयर, ये किसने लिखी है? ये लिखी है प्रिंस हैरी ने। ये है प्रिंस हैरी की ये बुक। दिसंबर 25 2022 में किस कंट्री ने 1 साल मिलिट्री सर्विस को मैंडेटरी कर दिया है जो भी आदमी पैदा होंगे 1 जनवरी 2005 के बाद? तो ये देश बना है ताइवान। तो ताइवान ने एक कंपलसरी कर दिया है मिलिट्री सर्विस को, क्योंकि चाइना से काफी ज्यादा उन्हें धमकियां मिल रही है, चाइना से प्रेशर मिल रहा है उन्हें, कभी भी चाइना उन पर अटैक कर सकता है। इस तरह की न्यूज भी हम सुनते रहते हैं। तो इसीलिए जो ताइवान है, ताइवान ने ये कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया अपने देश में कि जो भी बच्चे 1 जनवरी 2005 के बाद जो पैदा हुए हैं उन्हें मिलिट्री सर्विसेज लेनी ही होगी। मैंडेटरी कर दिया गया ताइवान में। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पोप बेनेडिक्ट 16 के बारे में, जो अभी हाल ही में उनका निधन हुआ था, वो जर्मनी के थे और वो पहले ऐसे पोप थे जिन्होंने 600 वर्षों के बाद रिजाइन किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। तो ये है पोप बेनेडिक्ट 16 जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। तो जनवरी 2023 में नेपाल में कौन सा एयरलाइन प्लेन क्रैश हो गया था? तो वो था यति एयरलाइन। नेपाल में यति एयरलाइन जो है क्रैश हो गया था। ये देखिए इसकी तस्वीर, इसकी कैश किस तरह की हालत हो गई है क्रैश होने के बाद। तो ये नेपाल में ये घटना हुई थी जनवरी 2023 में और इसका नाम था यति। यति एयरलाइन का ये एरोप्लेन था जिसका क्रैश हो गया था। तो सुदर्शन प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कहाँ कंडक्ट किया गया दिसंबर 2022 में? तो ये था राजस्थान। राजस्थान में इसे कंडक्ट किया गया था इस एक्सरसाइज को। सुदर्शन प्रहार इसका नाम था। तो वर्ल्ड विटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। हर साल जो है 2 फरवरी को वर्ल्ड विटलैंड डे मनाया जाता है। मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया था पीएम पोषण योजना। इसे किस ईयर में चेंज कर दिया गया था? तो ये चेंज किया गया था 2021 में। सितंबर 2021 में मिड डे मील स्कीम का नाम कर दिया गया था पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो पीएम पोषण योजना जो है ये बच्चों को खाना प्रोवाइड करती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल्स में उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाता है, जो प्री प्राइमरी लेवल्स में पढ़ रहे होते हैं या बाल वाटिका, जो गवर्नमेंट के स्कूल चलते हैं प्राइमरी स्कूल्स, उसमें ये असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है बच्चों को मिड डे स्कीम के रूप में। तो इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था मिड डे मील स्कीम से पीएम पोषण योजना के। जननी सुरक्षा योजना का इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी तरह से रिड्यूस किया जाए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, जो माँ की मृत्यु हो जाती है जन्म देते ही, तो उसको रिड्यूस करना। और दूसरा है जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना, रिड्यूस करना, ताकि बेबी की मृत्यु ना हो। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके तहत जो है कुछ कैश बेनिफिट भी दिए जाते हैं। आई थिंक 5000 रुपीज का असिस्टेंस दिया जाता है जो भी बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके परिवार को 5000 रुपये जो है दिया जाता है। और इन्हें केयर भी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जिसमें ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। तो इस क्वेश्चन में स्कीम्स वाइज एलोकेशन जो है यूनियन बजट में 23-24 में कितना किया गया है, तो उस पर आधारित ये क्वेश्चन था कि अगर प्रीवियस ईयर के मुकाबले देखा जाए तो एक हाईएस्ट परसेंटेज रिडक्शन देखी गई है एलोकेशन मनरेगा में। मनरेगा में जो पैसे लगाए गए एमपी वाली सरकार के द्वारा वो हाईएस्ट परसेंटेज के साथ है, या हाईएस्ट परसेंटेज देखा गया है इंक्रीज एलोकेशन किसमें? जल जीवन मिशन में, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, पिछले ईयर के मुकाबले। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड जो है आंसर ठीक होगा। देखा जाए तो 22-23 में 73,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट था मनरेगा में, परंतु अब की बार जो है वो केवल 60,000 करोड़ है। तो रिडक्शन तो है इसमें, लेकिन ये हाईएस्ट परसेंटेज नहीं है। हाईएस्ट परसेंटेज रिडक्शन ये नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें 20-21 में और 21-22 में, यहाँ पे अगर इसकी कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हाईएस्ट परसेंटेज देखा गया था
परंतु अगर 73,000 से 60,000 करोड़ को देखा जाए तो वो हाईएस्ट परसेंटेज नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। और ये जल जीवन मिशन में अब की बार 70,000 करोड़ रुपए का जो है एलोकेशन किया गया है बजट 23-24 में। प्रधानमंत्री आवास योजना में 39,590 करोड़ और प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि पीएम किसान में 60,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है अब की बार के बजट में। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने पास किया वर्ल्ड का पहला लेजिस्लेशन बैन, स्मोकिंग पे बैन लग चुका है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो न्यूजीलैंड ने ये एम किया है कि हम स्मोक फ्री कर देंगे अपनी कंट्री को, और ये टारगेट रखा गया 2025 तक का। तो स्मोक फ्री जो है न्यूजीलैंड 2025 तक हो जाएगी, ये गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया है। फ्री डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बिमल जलान। तो बिमल जलान की ये बुक है जिसमें मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपीरियर, तो ये बुक है जिसको लिखा है बिमल जलान ने। तो इनमें से कौन सा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है जिसे टारगेट रखा गया है अचीव करने के लिए 2030 तक? तो इसमें जेंडर इक्वलिटी शामिल है जिसे 2030 तक अचीव करना है। जीरो हंगर भी इसमें शामिल है जिसे 2030 तक अचीव करना है। स्पेस रिसर्च ये शामिल नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जिसे 2030 तक अचीव करना हो। और गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये भी 2030 तक अचीव करना है एसडीजी के तहत। पीएम गति शक्ति योजना के तहत इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान, इसको लॉन्च किया गया था 2022 में, तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, क्योंकि पीएम गति शक्ति योजना जो है यूनियन बजट 22-23 में लॉन्च किया था, जिसके ये 7 एरिया हैं जिसपे इन्हें काम करना है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ कोर एरिया हैं जिसपे ये जो गति शक्ति योजना है उस पर काम करेगी। ये इन एरियाज के बारे में इन्होंने सेकंड ऑप्शन में पूछा भी था, तो जिसके तहत ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अभी हाल ही में निसार सैटेलाइट जो है उसे लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था इसरो और नासा के द्वारा। तो इसरो एंड नासा ने इस निसार सैटेलाइट को बनाया है। तो ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि अर्थ का इकोसिस्टम कैसा है। ये इंडियन सिविल स्पेस कोलैबोरेशन के साथ जो है इसको बनाया गया है, जिसमें इसरो और नासा शामिल थे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21-22 के तहत ये स्टेटमेंट पूछे गए। इंडिया का रैंक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो इम्प्रूव हुआ है। 130 था 2020 में, 132 है 2022 में। तो ये इम्प्रूव हुआ है या ड्रॉप हुआ है? तो इसका ड्रॉप हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड, क्योंकि 2020 की बात करें तो इंडिया की रैंक जो है वो कितनी थी? 130 थी, जबकि 132 रैंक आई थी उसकी 2022 में। तो ये ड्रॉप होना हुआ, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया की रैंक देखिए, इससे रिलेटेड न्यूज भी है। इंडिया की रैंक जो है 132 हो गई थी यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। एक ग्लोबल फॉल देखा गया था क्योंकि कोविड-19 महामारी के बीच में ये जो रैंकिंग थी उसमें काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस किया जा रहा था कई कंट्रीज के द्वारा, तो इसमें भारत भी शामिल था। फाइनेंशियल सेक्टर से ये क्वेश्चन आया था कि फिस्कल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर को फिस्कल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो यूनियन बजट 2023 में इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जो जीएसडीपी है उसे 3.5% रखा गया है फिस्कल डिफिसिट के तहत, और ये अलाउ किया गया है स्टेट्स को। द टोटल एक्सपेंडिचर जो है बजट का उसे एस्टिमेट किया गया है 23-24 के लिए 55 लाख करोड़। द टारगेट ऑफ कीपिंग द फिस्कल डेफिसिट बिलो 5.5% फॉर 25-26 और इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट फॉर 20 ईयर्स। तो इसमें इनमें से ये पहला करेक्ट आंसर होगा कि देखिए इससे एक स्टेटमेंट भी दी गई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा कि स्टेट्स को अलाउ किया गया है 3.5% जीडीपी का फिस्कल डिफिसिट के तहत, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रखा है 25-26 तक 4.5% का। वो फिर किसी भी तरह से फिस्कल डिफिसिट को, जो राष्ट्रीय कोषीय घाटा होता है, उसे 4.5% तक लाएगी। इसके लिए उन्होंने स्टेट्स को 3.5% जीडीपी का अलाउ कर दिया है फिजिकल डिफिसिट के लिए। फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनाक, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जावी को अपने गवर्नमेंट से फायर कर दिया। किस बेस पे? तो इनका बेस था टेक्सास स्कैंडल। तो टेक्सास स्कैंडल में कई सारे पॉलिटिशियंस और कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो फंसी थी, तो उनमें इनका भी नाम आया था। तो इन्हें जो है फायर कर दिया गया पीएम ऋषि सुनाक के द्वारा। तो सेंट्रल बजट जो था आपकी बार का 23-24 का, उसमें एस्टिमेट किया गया था एक बजट इस डिफरेंट
मिनिस्ट्रीज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को 89,155 करोड़ का एलोकेशन हुआ था। और इससे रिलेटेड न्यूज देखिए, ये रहा यहाँ पे, जो टोटल 23-24 के बजट में इनको 89,155 करोड़ का एलोकेशन किया गया था। बाकी मिनिस्ट्रीज के ये जितने भी एस्टिमेट किए गए हैं अमाउंट, ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर होगा 89,155 करोड़ रुपए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को एलोकेट किया गया है। तो भारत का सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया फरवरी 2023 में? तो ये जगह बनी है तुमकुर, कर्नाटका की। तो पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है HAL हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के तहत कर्नाटका में। तो ये वो प्लांट है जो कि लगाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर्नाटका तुमकुर में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यूनियन बजट 23-24 के तहत? तो इंटरेस्ट पेबल 20% जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट में पे करेगी। जो स्टेट की शेयर है टैक्सेस और फीस की, उसमें 18% पे करेगी। सब्सिडी में 9% जो कि रॉन्ग है। डिफेंस एक्सपेंडिचर में 8% जो है गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी। तो इसमें बजट 2022 देखिए, इसमें दिया भी गया है, इसको रिवाइज किया गया है, 26.6% लेस है पिछली बार से। G20 लोगो जो है भारत का, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो एम्बलम है इसका, उसमें लोटस में 7 पिटल्स हैं। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो ये करेक्ट हो गया। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। द 7 पिटल्स ऑफ द एम्बलम रिप्रेजेंट्स द 7 कॉन्टिनेंट्स। तो बिल्कुल ये 7 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो थे वो करेक्ट थे। ये भारत के लोगों में ये सिग्निफिकेंस है 7 कॉन्टिनेंट के 7 पिटल्स के रूप में। स्कॉर्पिन क्लास का सबमरीन जिसको इंक्लूड किया गया है इंडियन नेवी में जनवरी 2023 में, तो उसका नाम है INS बगीर। यह है INS बगीर, जिसको अभी अभी हाल ही में इंडक्ट किया गया था। 2 फरवरी 2023 को किस कंट्री ने अनाउंस किया कि वो रिमूव कर देगी ब्रिटिश मोनार्ची को अपने करेंसी से, जो कि इशू होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा? तो वो कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, जिसने ये अनाउंसमेंट की है। पहले की करेंसीज में वहाँ के जो मोनार्क होते थे, पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, जिनकी तस्वीर होती थी वहाँ के नोट्स पे, करेंसी पे। परंतु ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि अब जो करेंसी बनेगी उस पे ब्रिटिश मोनार्क की तस्वीर नहीं होंगी। अभी हाल ही में सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी दिसंबर 2022 में। तो ये पूछा गया कि कौन सी टॉप 3 प्लेसेस है जो कि Tier 1 की कैटेगरी में वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस देखा गया वहाँ पे। तो वो तीनों हैं पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। तो यूनियन टेरिटरीज ने इसमें टॉप किया है, जो कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट थी 2022 की। और इसमें झारखंड और बिहार सबसे कम रैंकिंग लाए हैं। एक फेमस बुक है जिसका नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। इसे साहित्य अकेडमी प्राइज मिला था 2022 का। इसके लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है अनुराधा रॉय। यह अनुराधा रॉय और ये बुक है जो कि इन्होंने लिखी थी। तो SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। तो SCO फिल्म फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका चेयरमैनशिप किसने किया था? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। SCO फिल्म फेस्टिवल में SCO की कंट्रीज जो थी उसको स्क्रीनिंग मिली थी, जाहिर सी बात है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग उसने ऑर्गेनाइज किया था संघाई कॉर्पोरेशन फिल्म फेस्टिवल, जो कि 27 से 31 जनवरी 2023 में हुआ था मुंबई में। तो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जनवरी 2023 में, जिनका नाम है क्रिस हिपकिंस। ये है क्रिस हिपकिंस, जो कि न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के। भारत की पहली नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMBA कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है जामनगर में। ये भारत की पहली ऐसी सेंटर थी मरीन डाइवर्सिटी की, जिसको लोकेट किया गया है जामनगर, गुजरात में। और ये एक नेशनल सेंटर है जहां पर मरीन बायोडाइवर्सिटी को लोकेट किया गया है। इसका गोल क्या है? ये प्रोटेक्ट करना चाहती है मरीन डाइवर्सिटी को, ताकि जो कोस्टल एरिया है वहाँ के आसपास के इलाकों में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बेहतर बनाया जा सके और उसको सरवाइव किया जा सके। तो नाटू नाटू सॉन्ग को अब की बार का ऑस्कर मिला था। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है MM किरावनी। ये है MM किरावनी। और RRR मूवी का एक गीत था नाटू नाटू, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इसके लिए उसे ऑस्कर भी मिला था नाटू नाटू सॉन्ग को। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP ऑफ इंडिया 2027-31 के 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ये तीसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था, तो ये करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 10 कंपोनेंट्स इसमें, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 5 कंपोनेंट्स थे। ये टोटल इसके 5 कंपोनेंट्स है जो कि इसमें दिए गए हैं।
जो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने एक टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि चीता के इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जा सके। किस नेशनल पार्क में? तो ये कूनो नेशनल पार्क था। तो सेंटर ने 9 मेंबर टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि चीता को इंट्रोड्यूस किया जा सके कूनो नेशनल पार्क में। ये मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। अगस्त 2022 में वर्ल्ड एलिफेंट डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? तो ये सेलिब्रेट किया था पेरियार, केरला में। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। और ये पिछली बार जो था 2022 का, ये मनाया गया था पेरियार, केरला में। किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था COP27 कॉन्फ्रेंस? तो ये किया था इजिप्ट ने। इजिप्ट ने COP27 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। 2030 तक जो यूएन की इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेके एक कंसर्न दिखाया है और उन्होंने बताया है कि कितने लिमिट तक ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देंगे। तो उन्होंने 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का टारगेट रखा है और इन्होंने कहा है नो और नेवर टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सेनेगल लॉन्च किया था इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस एलियंस ड्यूरिंग COP27? तो COP27 के द्वारा स्पेन ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस। और क्लाइमेट को लेके इन्होंने एक इमरजेंसी एजेंडा भी रखा था। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि COP27 जो हुआ था, इंडिया ने प्रेजेंट किया था अपनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एट COP26 प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनाउंस्ड 250 गीगावाट नॉन फोसिल कैपेसिटी टारगेट। तो ये रॉन्ग है। मिशन लाइफ लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इज अ ग्लोबल मूवमेंट टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग है, बाकी ये दो ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि जनरल पैरामीटर्स वॉलेंटरी ट्रेडिंग सिस्टम में कार्बन क्रेडिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 2022 के लिए? तो ये आंसर होगा इसका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे 2022 के लिए और ये दोनों हाउसेस में पास हो चुकी है। लोकसभा में से 8 अगस्त 2022 को और राज्यसभा में 12 दिसंबर 2022 को इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे एनर्जी कंजर्वेशन को लेके, जो कि 2001 का एक्ट था और ये दोनों हाउसेस से पास हो गए हैं। ये कार्बन क्रेडिट मार्केट से रिलेटेड था। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? इसका नाम है CRI। CRI का फुल फॉर्म क्या है? कार्बिंग रियल इम्पैक्ट। भारत में फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वो है रामदेव मिश्रा जी। ये है रामदेव मिश्रा जी। और इकोलॉजी जो है एक बायोलॉजी की ही ब्रांच होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। तो इनका जन्म हुआ था 1908 में और इनका कार्यकाल 1908 से 1998 तक का रहा, जिन्हें इकोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है और इनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं इकोलॉजी के फील्ड में। ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसे खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये है ट्रैक साइकिलिंग। ट्रैक साइकिलिंग को खेलो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां पर गंगा वाटर सप्लाई स्कीम इनॉग्रेट किया गया था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा नवंबर 28, 2022 को? तो ये जगह थी बोध गया और ये देखिए ये इनॉग्रेट कर रहे हैं गंगा वाटर सप्लाई स्कीम को नीतीश कुमार जी। ऐसा कौन सा एसोसिएशन या बोर्ड है जिसने इक्वल पे की बात की है मेल और फीमेल प्लेयर्स के लिए अक्टूबर 2022 में? तो ये बनी है BCCI और BCCI के चेयरपर्सन कौन थे? उस वो हैं जैसा ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है युवा 2.0 स्कीम 2022 में? तो ये मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और युवा 2.0 प्रोग्राम जो है ये ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि ट्रेनिंग देती है यंग और बडिंग ऑथर्स को जिनकी उम्र 30 साल से कम है, ताकि उन्हें प्रमोट किया जा सके रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर में हमारी पूरे कंट्री में। इसका फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। और ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है ताकि इनको इनकरेज किया जा सके और इनको एप्रिसिएशन मिले हमारी डेमोक्रेसी में। युवा 2.0 जो है वो India@75 प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, आजादी का अमृत महोत्सव का ही एक पार्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंप्लीट किया था अपना एक सर्वे जिसमें मदर लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया को कंप्लीट किया गया था फील्ड वीडियोग्राफी के जरिए से। तो इसमें कितने लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है? तो इसमें टोटल 576 लैंग्वेजेस है। तो MHA ने कंप्लीट किया था अपना मदर टंग सर्वे। 576 लैंग्वेजेस जो अक्रॉस इंडिया बोली जाती है इस सर्वे में निकल के आया है ये पूरा रिपोर्ट। ये 21 और 22 का रिपोर्ट था।
किस कमेटी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सबमिट की है गैस प्राइसिंग रिकमेंडेशन को लेकर, ताकि कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम मिल सके 1 जनवरी 2026 से? तो ये कमेटी थी किरित पारिक कमेटी। ये इसके मेंबर हैं इस कमीशन के किरित एस पारिक, और इन्होंने ये पूरा जो ब्यौरा है तैयार किया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इनमें ऐसा कौन सा शहर है जिन्हें 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रैंक नहीं मिला है? तो ये नवी मुंबई, सूरत और भोपाल, ये तीनों सिटीज इसमें शामिल थी। सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापट्टनम, त्रिपुटी, इन सभी को 5 स्टार पॉल्यूशन फ्री सिटी की कैटेगरी में रखा गया था स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में। तो कहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोयनी पोलो एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया? तो ये जगह थी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। तो कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये है वो एयरपोर्ट। किस एनिमल को अभी हाल ही में अप्रूव किया गया है फूड एनिमल, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा नवंबर 2022 में? तो वो है हिमालयन याक। ये है हिमालयन याक जिसे अभी फूड एनिमल की कैटेगरी में रखा गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहां पर भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को ऑर्गेनाइज किया है? तो ये जगह है श्रीनगर। तो ये श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ये भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप था।